अध्याय 11 धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा है। मंद रोशनी में उन्होंने कविता पर एक गहरे हरे रंग के बच्चे को लेटे हुए देखा। उसकी काली काली आंखें उन्हें घूर रही थीं। इस पल उनका दिल डर से बैठ रहा था। आह! सब चिल्लाए। डर पूरी तरह से फूट पड़ा क्योंकि वे अनजाने में कविता के पास से भाग गए। लानत है, भूत बच्चा मुझ पर हमला नहीं कर सका तो इसने दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया। रोहित ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसे असहायता की गहरी भावना महसूस हुई। वह उसे बचाना चाहता था लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। उसके शरीर में मौजूद आंख केवल भूत क्षेत्र के अंधेरे को ही देख सकती थी और अभी अभी आत्मसुरक्षा भी केवल एक अवचेतन चाल थी। उसके पास भूत बच्चे से निपटने का कोई तरीका नहीं था। चलो चलते हैं। अपने दांत पीसते हुए रोहित लगभग अनजाने में भागना चाहता था। उफ उफ, बचाओ, मुझे बचाओ। इस समय कविता का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। वह एक मरती हुई मछली की तरह थी क्योंकि उसने हवा लेने के लिए अपना मुंह खोला। उसने मुश्किल से रोहित की ओर अपनी हथेली बढ़ाई जैसे कि वह उसकी आखिरी उम्मीद थी और मुश्किल से मदद के लिए रोई। हालांकि रोहित ने अपना सिर नहीं घुमाया लेकिन उसके सिर के पीछे की आंख ने यह दृश्य देखा। अपनी सहपाठी कविता को दर्द से मदद के लिए रोते हुए देखकर वह अनजाने में भागना बंद कर दिया। ये दृश्य बहुत कुछ वैसा ही था जैसा अरब ने उसे वॉशरूम में धकेला था। इस समय कविता ने अपनी चेतना नहीं खोई थी। हालांकि उसका दिल अत्यधिक डर से भरा हुआ था लेकिन वह इस निराशाजनक क्षण में किसी को उसकी मदद करने के लिए बेताब थी। अगर मैं अभी जाता हूं तो मुझ में और अरब में क्या अंतर है? सिर्फ मेरे अस्तित्व के लिए दुर्भावनापूर्ण भूत को रोकने के लिए मेरे सहपाठी के जीवन का उपयोग करना। रोहित अपने दिल में संघर्ष कर रहा था। कविता ज्ञान, अमन और अन्य लोगों से अलग है। ज्ञान और अमन मरने के लायक हैं। मुझे मारने की कोशिश करना उनकी गलती है। और अब मुझे एक घोस्ट राइडर माना जाना चाहिए। मेरे पास भूत की शक्ति है और मैं अब एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। किसी को बचाने से जरूरी नहीं कि मेरी मौत हो। एक पल में कई विचार उसके दिमाग में आए। उसके सिर के पीछे की भूत की आंख अभी भी कविता को देख रही थी, उसके दर्द से भरे संघर्षशील चेहरे और उसकी बांह को देख रही थी जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। अगर उसने उसे जल्द ही नहीं बचाया तो कविता निश्चित रूप से भूत बच्चे द्वारा गला घोंटकर मार दी जाएगी। लानत है, रोहित ने गाली दी और तुरंत मुड़कर भागा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस भूत बच्चे के सिर पर मुक्का मारा जो कविता का गला घोंट रहा था। अगर इस दृश्य को इंटरनेट पर पोस्ट किया जाता तो उसे एक बच्चे को इतनी हिंसक रूप से पीटने के लिए नाराज नेटिजन्स द्वारा निश्चित रूप से गाली दी जाती। भूत बच्चे को एक मुक्का लगा और उसके सिर का एक हिस्सा सपाट हो गया लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी काली काली आंखों ने रोहित को अजीब तरह से देखा। वाका एक अजीब रोने के साथ भूत बच्चा गुस्सा हो गया था। इसने कविता को छोड़ दिया और रोहित पर झपट पड़ा। इसका चेहरा फट गया और इसका मुंह मानवीय सीमाओं से परे चौड़ा हो गया जिससे रोहित की आधी बांह एक ही बार में निगल ली गई। ये ठंडा और चिपचिपा महसूस हुआ जैसे कि उसे एक ब्लैक होल में चूस लिया गया हो। न केवल वह अपनी बांह बाहर नहीं निकाल सका बल्कि उसका पूरा शरीर भी लगातार उस बड़े काले मुंह में चूस लिया जा रहा था। खांसी खांसी खांसी। कविता जमीन पर बेजान पड़ी थी, सांस ले रही थी। क्या मैं खाया जा रहा हूँ? रोहित को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर पिघलने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के सभी मांस और खून उस मुंह में दौड़ रहे थे और वह बहुत जल्द जिंदा खाया जाने वाला था। हालांकि एक तीखा दर्द उसकी बांह से आया। यह ऐसा था जैसे उसके मांस और खून को जबरन फाड़ दिया गया था और ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा कुचल गई थी। भूत बच्चे ने दर्द से एक चीख निकाली और रोहित की बांह बाहर थूक दी। फिर यह जमीन पर गिर गया जैसे कि उसने अपनी जीवन शक्ति खो दी हो। इसके बाद यह तेजी से पीछे की ओर रेंगने लगा जैसे कि यह भागने की कोशिश कर रहा था और सीढ़ियों पर तेजी से गायब हो गया। लानत है, ये फिर से यही एहसास है। रोहित ठंडे पसीने में डूब गया। वह दर्द में कांप रहा था और खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। उसकी आधी बांह, जिसे भूत बच्चे ने निगल लिया था, एक लाल रोशनी छोड़ रही थी। उसकी त्वचा और मांस को किसी चीज ने फाड़ दिया था और घावों से गहरे लाल रंग की आंखें निकल आईं। पहले उसकी हथेली के पीछे केवल एक आंख थी। भूत बच्चे द्वारा हमला किए जाने के बाद उसके सिर के पीछे से एक दूसरी आंख निकल आई थी। लेकिन अब भूत बच्चे द्वारा काटे जाने के बाद एक ही बार में 4 नई आंखें दिखाई दी थीं। लाल आंखों की संख्या तेजी से बढ़ गई थी। शायद इसी वजह से भूत बच्चे को पीछे हटना पड़ा था। रोहित, रोहित, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? कविता मौत के मुंह से बच निकली थी। हालांकि वह अभी भी सदमे में थी और उसका चेहरा अभी भी डर से भरा हुआ था, लेकिन उसे अपने दिल में पता था कि यह रोहित था जिसने उसे अभी बचाया था। रोहित को दर्द में जमीन पर लौटते हुए देखकर उसने चिंतित होकर पूछा जबकि उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अचानक रोहित का संघर्ष रुक गया। उसकी बांह अचानक एक अजीब मुद्रा में खींच गई जो एक मानव जोड़ के डिजाइनों के खिलाफ थी और कविता की हथेली को पकड़ लिया। ऐसी मुद्रा कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता था।
उसकी बांह पर 5 आंखें थीं जो घूम रही थीं और उसे घूर रही थीं। आह! कविता चिल्लाए बिना नहीं रह सकी क्योंकि वह इतनी डर गई थी कि वह जमीन पर गिर गई। लेकिन जल्द ही बांह पर 5 आंखें फिर से बंद हो गईं। इस समय रोहित की आवाज़ सुनाई दी, मैं ठीक हूँ। जैसा कि अपेक्षित था, एक अच्छा इंसान बनना आसान काम नहीं है। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश में लगभग खुद को खो बैठा था। अंत में मैं अभी भी अरब की तरह बेरहम होना नहीं सीख सकता। दर्द तेजी से कम हो गया। वह एक पीले चेहरे के साथ खड़ा हुआ और दीवार के सहारे झुक गया। उसके शरीर की मांसपेशियां सभी फड़क रही थीं। वह वास्तव में उस तरह के आत्मा कुचलने वाले दर्द का फिर से अनुभव नहीं करना चाहता था। उस चीज़ द्वारा काटे जाने पर ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा शरीर खाया जाने वाला है। तो ये रोगों के पेट में मौजूद भूत बच्चे की शक्ति है। कितनी भयानक, और वह चीज़ बढ़ती हुई लग रही है। रोहित ने अपनी बांह को देखा। वह महसूस कर सकता था कि उसकी त्वचा और मांस के नीचे कई चीज़ें रेंग रही थीं और वे किसी भी क्षण दिखाई देंगी। आँख की उपस्थिति मजबूत और मजबूत हो रही थी। ये वास्तव में धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा था। मुझे माफ़ कर दो। मैं ही वह हूँ जिसने तुम्हें मुश्किल में डाला, कविता ने एक धीमी आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें बचाना मेरा व्यक्तिगत जी चुनाव था। मैं बस अरब जैसा कोई व्यक्ति नहीं बनना चाहता जो जीवित रहने के लिए कुछ भी करेगा। इसके अलावा जिस पल मुझे वॉशरूम में धकेला गया था, मेरी नियति तय हो गई थी। अब मैं सिर्फ भूत की शक्ति पर अपनी कमजोर अस्तित्व को खींच रहा हूँ। हर मिनट मैं जीता हूँ एक आशीर्वाद है। भले ही मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता, मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता, रोहित ने कहा। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वह पहले ही अपनी स्थिति को समझ चुका था। बस खड़े मत रहो, जल्दी करो और मेरे साथ चलो। अगर वह चीज़ फिर से आती है तो हम सब यहाँ मर जाएंगे, रोहित ने दर्द सहन किया और कहा। कविता ने सिसकते हुए कहा, मेरे पास कोई ताकत नहीं बची है। मैं और नहीं चल सकती। फिल्में सही हैं, महिलाएं हमेशा संकट के समय लोगों को नीचे खींचती हैं और आसानी से दूसरों की मौत का कारण बनेंगी, रोहित ये कह रहा था, लेकिन उसने कविता की गर्दन के पीछे 2 काले हथेली के निशान देखे। वे भूत बच्चे द्वारा छोड़े गए थे। वे उसके शरीर पर टैटू की तरह थे और यह विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला था। इसके अलावा गहरा हरा रंग एक तीव्र संक्रामक बीमारी की तरह फैल रहा था। उसका दिल कांप गया, लेकिन उसने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अब इस बारे में बात करने का समय नहीं था। भूत बच्चे को केवल उसके द्वारा अस्थायी रूप से पीछे धकेला गया था। उसके लिए वापसी करना जरूरी नहीं कि असंभव हो। अगर उसने कुछ और बार हमला किया तो रोहित को लगा कि वह शायद रोगों के नक्शे कदम पर चलेगा और दुर्भावनापूर्ण भूत के पुनर्जीवन से मर जाएगा। मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तुम अभी भी चल सकती हो, है ना? रोहित ने कविता को उठाया और महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कंपन अत्यधिक डर के कारण हुआ था। उसने अपने डर के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। मैं कर सकती हूँ, मैं अभी भी चल सकती हूँ, कविता ने कहा। उसका शरीर अनजाने में रोहित के शरीर की ओर झुक गया। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ एक महिला की प्रवृत्ति थी जिसने उसे डर में एक मजबूत आदमी की सुरक्षा की तलाश करने के लिए मजबूर किया। इस समय रोहित स्पष्ट रूप से एक मजबूत आदमी के मानदंडों पर फिट बैठता था। अध्याय 12, खामोश परिवेश। शिक्षण भवन के बाहर स्कूल का खेल का मैदान था। बड़ा खेल का मैदान अंधेरा था क्योंकि लाइटें बंद थीं, लेकिन यह अभी भी शिक्षण भवन के अंदर से बहुत बेहतर था। आखिरकार शिक्षण भवन में अंधेरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था कि यह लोगों को निगल सकता है। हालांकि यहाँ अंधेरा था, लोग अभी भी अपने आसपास की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जो छात्र इस जगह पर भागे थे, उनके दिलों में डर धीरे धीरे थोड़ा शांत हो गया। उनमें से लगभग सभी कमज़ोर और बेजान महसूस कर रहे थे। वे जमीन पर बैठ गए और हाँफने लगे, लगभग खड़े होने में असमर्थ थे। ऐसा नहीं था कि वे शारीरिक रूप से कमज़ोर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे शिक्षण भवन में बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे। इसके अलावा वे जिस अत्यधिक डर के अधीन थे और उन्मत्त दौड़, वे जैसे ही आराम करते थे तुरंत थक जाते थे। इसने मुझे डरा कर मार डाला। अभी अभी बहुत भयानक था। इतनी करीब दूरी पर बच्चा लगभग मेरे सामने था। ये कविता के कंधे पर लेटा हुआ था और मुझे देख रहा था। मुझे ये भी नहीं पता कि वह बच्चा कब रेंग कर आया। एक पुरुष छात्र की आवाज़ अभी भी कांप रही थी। यह एक भूत होना चाहिए। वह बच्चा एक भूत होना चाहिए। हर जगह भूत हैं, हर जगह भूत हैं। हम मर चुके हैं, हम मर चुके हैं। एक अन्य महिला छात्र का चेहरा पीला था। इस समय वह पहले से ही कुछ हद तक बेसुध थी। रुको, कविता को उस भूत ने पकड़ लिया था, लेकिन रोहित भी क्यों गायब है? अचानक तिशा ने पूछा। वह रोहित की डेस्कमेट थी। वे मिडिल स्कूल से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए वह दूसरों की तुलना में रोहित पर अधिक ध्यान दे रही थी। केशव ने चारों ओर देखा और निश्चित रूप से उसने रोहित को नहीं देखा। वह अपनी आंखों के कोने को छूने के लिए खुद को नहीं रोक सका। ये सोचना कि रोहित हमें बचाने के लिए मर गया।
मैं उसे नहीं भूलूंगा। मैं संबंधित उत्सवों के दौरान उसे अपना सम्मान और आभार भेजूंगा। अगर उसका परिवार एक अंतिम संस्कार करने की योजना बना रहा है तो मैं और अधिक पैसे दान करूंगा ताकि वह शानदार ढंग से जा सके। आखिरकार जब वह जीवित था तो वह एक सभ्य व्यक्ति था। तिशा, दुखी मत हो। एक मरा हुआ व्यक्ति पुनर्जीवित नहीं हो सकता। तुम लोग यहाँ थोड़ी देर आराम करो और मैं वापस जाकर देखूंगा कि क्या रोहित वास्तव में मर चुका है। अगर वह है तो हमें ये चर्चा करनी होगी कि कैसे भागना है। जैसे ही उसने ये कहा, केशव ने अपना जबड़ा भींच लिया और वापस जाकर स्थिति की जांच करने की योजना बनाई। केशव, तुमने जो कहा उसके आधार पर मैं निश्चित हो सकता हूं कि हमारी दोस्ती प्लास्टिक की बनी है। अगर अगली बार तुम किसी खतरे का सामना करते हो तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें नहीं बचाऊंगा। मैं तुम्हें खुद ही निपटने दूंगा। अचानक रोहित की आवाज़ पीछे से सुनाई दी। वे मुड़े तो देखा कि वह कविता को सहारा देते हुए चल रहा था। रोहित, तुम ठीक हो? ये बहुत अच्छा है, तिशा ने कुछ खुशी के साथ कहा। जब दूसरों ने देखा कि कविता और रोहित दोनों ठीक थे तो उनकी आंखें चमक उठीं। यह उस दिन की एकमात्र अच्छी खबर थी। शुरू से लेकर अब तक उनके बहुत सारे सहपाठी मर चुके थे। मैं भाग्यशाली था और जीवित रहने में कामयाब रहा, रोहित ने सिर हिलाया और कहा। केशव ने थोड़ा उत्साहित होकर कहा, रोहित, मैं जानता था कि तुम ठीक होगे। मैं अभी अभी बस ऐसे ही कह रहा था। कृपया इसे दिल पर मत लो और भविष्य में मुझे बचाओ। इस जीवन में मैं जीवित रहने के लिए तुम पर भरोसा करूंगा। मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं केवल सुंदर महिलाओं को बचाता हूं क्योंकि वे कम से कम खुद को मुझे दे सकती हैं। कम से कम वे भविष्य में मेरे होमवर्क में भी मदद कर सकती हैं। एक आदमी को बचाने का क्या फ़ायदा? समलैंगिक खेलना, रोहित ने कहा। कविता ये सुनकर शर्मा गई और उसकी आंखों में शर्म की एक झलक दिखाई दी। इतने निर्दयी मत बनो। मैंने तुम्हें अपने सभी संसाधन दिए हैं और मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। हम दोस्त हैं। ये दिया गया है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आखिरकार हम एक साथ अच्छे और बुरे समय से गुजरे हैं। केशव ने कहा, रुको, कुछ ठीक नहीं है। तुम और कविता अभी अभी उस स्थिति से कैसे बच निकले? उसका भाव अचानक बदल गया क्योंकि उसने रोहित को सतर्कता से देखा। मैंने बस बच्चे को एक मुक्के से उड़ा दिया और कविता के साथ बाहर भाग गया। तुम और कैसे सोचते हो कि मैं बाहर निकला? रोहित ने कहा। केशव ने गंभीरता से कहा, भाई, वह टीचर बिल्डिंग भूतिया है। मैं विश्वास कर सकता हूं कि वुसोंग ने एक बाघ को पीटा, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम एक भूत को पीटने की हिम्मत करते हो। बकवास। अभी मुझे संदेह है कि तुम रोहित नहीं हो। ये बहुत संभावना है कि तुम रोहित के रूप में एक भूत हो और तुम हमारे बीच में घुसने और हम सभी को मारने की योजना बना रहे हो। फिल्मों में कहानी ऐसे ही चलती है। जैसे ही उसने ये कहा, जो लोग अभी भी सदमे में थे वे रोहित को डर के साथ देख रहे थे, जैसे कि वह वास्तव में एक भूत था। क्या तुम थोड़े और सामान्य नहीं हो सकते? बार बार तुम ये संदेह करते रहते हो कि वह व्यक्ति एक भूत है और यह व्यक्ति एक भूत है। अगर तुम सच में एक भूत से मिलते तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। तुम्हारे पास अभी भी यहाँ खड़े होकर बात करने का समय कैसे होता? रोहित ने कहा, फिर पूछा, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है। कौन जानता है कि कितना समय हुआ है? मेरी घड़ी टूटी हुई लग रही है। ये सुबह 4 बजे दिखा रही है। तिशा ने अपनी कलाई पर कार्टून घड़ी को देखा और आश्चर्य से कहा, अरे, मेरे फ़ोन पर भी सुबह 4:05 हुए हैं। मैंने स्पष्ट रूप से देखा था कि अभी अभी 8:30 ही बजे थे। इतना समय कब बीत गया? सभी को एहसास हुआ कि समय सही नहीं था। रोहित ने अपना सिर घुमाया और दूर की शिक्षण भवन को देखा जो अंधेरे में ढका हुआ था, फिर कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या समय है। मैं बस सोच रहा हूं कि यहाँ इतनी बड़ी घटना होने के बाद बाहर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है। हाँ, मैंने पहले ही पुलिस को मामले की सूचना दी थी। मैंने अपनी माँ को भी फ़ोन किया था। यहाँ चारों ओर इतनी शांति है। इस समय स्कूल के बाहर कारों की आवाज़ें पहले से ही होनी चाहिए थीं, लेकिन अब मैं कोई भी कार की लाइट भी नहीं देख सकता। रोहित ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। यह अंधेरा था, जैसे कि यह धुंध की एक परत से ढका हुआ था। कोई चांदनी या तारों की रोशनी नहीं थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। रोहित, क्या हो रहा है? केशव भी महसूस कर सकता था कि कुछ गलत था और डर फिर से उसके दिल में उमड़ आया। और क्या हो सकता है? हम हमेशा भूत क्षेत्र में रहे हैं। रोहित का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने गहरी आवाज में कहा, और हम शुरू से ही जगह नहीं छोड़ पाए हैं। भूत क्षेत्र का क्षेत्र सिर्फ शिक्षण भवन नहीं है, यहाँ तक कि खेल का मैदान भी इसके भीतर है। इसके अलावा क्षेत्र इससे भी बड़ा हो सकता है। ये सिर्फ इतना है कि शिक्षण भवन पहले भूत क्षेत्र का केंद्र होना चाहिए था और अब ये थोड़ा किनारे पर है, या भूत चल रहा है, और भूत क्षेत्र का क्षेत्र बूढ़े आदमी की स्थिति के अनुसार बदल रहा है। हालांकि हम बूढ़े आदमी की आकृति को अपने चारों ओर कहीं भी नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं। उसने कहा, मुझे लगता है कि भूत क्षेत्र एक विशेष संलग्न स्थान है।
चाहे केंद्रीय क्षेत्र हो या किनारे, हम कितने भी प्रभावित हों, बाहर निकलने की कठिनाई समान है। इसके अलावा दूरी भूत क्षेत्र से बचने की कुंजी नहीं लगती है। दूसरे शब्दों में, हम अब फंसे हुए हैं, जैसे एक पिंजरे में पक्षी। पिंजरा चल रहा है, इसलिए अंदर के पक्षियों को केवल उसके आंदोलनों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये सिर्फ इतना है कि हम इस तरह के आंदोलन का पता नहीं लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कविता, जो बगल में थी, कांपती हुई आवाज में कहा। उसने रोहित की बांह को कसकर पकड़ लिया और खुद को उसके खिलाफ झुकाने से नहीं रोक सकी, जैसे कि वह पहले से ही उसे अपना उद्धारकर्ता मान रही थी। वह अपने बाकी के जीवन के लिए सीढ़ियों पर अभी अभी जो हुआ था, उसका अनुभव नहीं करना चाहती थी। दूसरे भी रोहित को डर और आशा के साथ देख रहे थे, यह उम्मीद कर रहे थे कि वह इस शापित जगह को पूरी तरह से छोड़ने का एक अच्छा तरीका सोच सकता है। रोहित ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी हथेली के पीछे बंद आंखों को छुआ। इस जगह को छोड़ने का केवल एक ही तरीका था, और वह था भूत की शक्ति का उपयोग करना जारी रखना। हालांकि रोबू ने यह भी कहा था कि हर बार जब कोई भूत की शक्ति का उपयोग करता है, तो किसी के शरीर में दुर्भावनापूर्ण भूत थोड़ा पुनर्जीवित होगा और कोई मौत से दूर नहीं होगा। ये जहर खाने से भी बदतर था। कोई आश्चर्य नहीं कि रोबू ने अपने आखिरी क्षणों में कहा था कि वह न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी एक घोस्ट राइडर बन गया। क्योंकि कभी कभी एक दुर्भावनापूर्ण भूत का सामना करते समय किसी को न केवल दूसरों को बचाना होता है, बल्कि किसी को खुद को भी बचाना होता है। रोहित ने खुद से सोचा, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ का पता लगाना है और कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी भी निपटानी है। अन्यथा मैं मर भी गया तो शांति से आराम नहीं कर पाऊंगा। अपना मन बना लेने के बाद रोहित ने कहा, आप में से किसके पास अरब का फ़ोन नंबर है? अपना फ़ोन मुझे उधार दो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह अभी भी हमारी तरह यहाँ फंसा हुआ होना चाहिए।